प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। आज की इस वीडियो क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 जनसंख्या संगठन का अध्ययन करेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन। सबसे पहले हमारे मन में ये सवाल आता है, जनसंख्या का संगठन आखिर है क्या? जनसंख्या संगठन विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पहलुओं का एक मिश्रण है। मानव आबादी में विभिन्न प्रकार के पहलू जैसे लिंग, साक्षरता, जाति, धर्म, ग्रामीण नगरीय साक्षरता व उसकी व्यावसायिक संरचना, इन सभी को मिलाकर के जनसंख्या संगठन बनता है। तो जनसंख्या संगठन की जो परिभाषा है वो ये है कि जनसंख्या के विविध सांस्कृतिक लक्षणों, जिनमें लिंग, आयु, ग्रामीण नगर साक्षरता, व्यावसायिक संरचना का संयोजन हो, उसे हम जनसंख्या का संगठन कहते हैं। जनसंख्या किसी भी देश के विकास का केंद्र बिंदु होती है, क्योंकि विकास के तमाम योजनाएं जनसंख्या को ऊंचा उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए ही लागू की जाती हैं। इसलिए हमें उस जनसंख्या के संगठन का भी पता होना चाहिए कि किसी भी राष्ट्र की या समाज की जनसंख्या में किस प्रकार की आयु के, ग्रामीण और नगरीय साक्षरता और उनकी व्यावसायिक संरचना क्या है, उनको देखते हुए हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू कर सकते हैं। और किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या का संगठन उस राष्ट्र के सांस्कृतिक और सामाजिक स्वरूप को भी दर्शाता है। तो सबसे पहले जनसंख्या संगठन में आता है लिंग, और लिंग से है लिंगानुपात, यानी कि किसी भी देश या समाज में महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात अलग अलग देशों में अलग अलग तरीकों से निकाला जाता है। जैसे भारत में प्रति 1000 स्त्रियों के अनुपात में पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, लेकिन विश्व के अधिकांश देशों में इसे पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या के आधार पर भी निकाला जाता है। तो लिंगानुपात जो विश्व के संदर्भ में इसका सूत्र है वो है मेल बटा फीमेल गुणा 1000, यानी पुरुष बटा महिला गुणा में 1000। इसी प्रकार भारत के संदर्भ में इसको निकालेंगे तो महिला बटा में पुरुष गुणा में 1000 के सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार विश्व के संदर्भ में महिलाओं के अनुपात में पुरुषों की संख्या कितनी है, इस अनुसार हम लिंगानुपात ज्ञात करते हैं, जबकि भारत के संदर्भ में हम पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है, इस हिसाब से लिंगानुपात की गणना करते हैं। लिंगानुपात प्रतिकूल भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है। जिन देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में कम है, उन देशों में लिंगानुपात प्रतिकूल माना जाता है। और लिंगानुपात प्रतिकूल होने के कई सामाजिक कारण भी होते हैं। तो लिंगानुपात उन देशों में प्रतिकूल होता है जहां पर लिंग आधारित भेदभाव होता है और लैंगिक संवेदनशीलता का अभाव होता है। तो उन देशों में स्त्री भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा जैसे कारकों के कारण लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। तो विश्व में 127 देश ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात प्रतिकूल पाया जाता है, और उन देशों में चीन, भारत और सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन कुछ देश इस मामले में अच्छे हैं जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है, उन या फिर उनके बराबर है, वहाँ पर लिंगानुपात अनुकूल पाया जाता है। तो लिंगानुपात अनुकूल होने की जो स्थिति होती है
वो उन देशों में महिलाओं से जुड़ी हुई अनेक योजनाओं का संचालन है। साथ ही पुरुषों का रोजगार और अन्य कार्यों के लिए उत्प्रवास भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। विश्व के 72 देश ऐसे हैं जहां पर लिंगानुपात अनुकूल पाया जाता है। अब हमें ये देखना है कि विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है। तो विश्व में औसत लिंगानुपात जो है वो पुरुषों के अनुपात में महिलाओं के अनुपात में पुरुषों की संख्या के आधार पर निकाला जाता है। जैसे 100 महिलाएं हैं, उनके अनुपात में पुरुषों की संख्या कितनी है। तो यह लिंगानुपात जो है वो 102 है। इस प्रकार सबसे उच्च लिंगानुपात वाला जो देश है वो है लेटविया। और लेटविया का जो लिंगानुपात है वो 100 महिलाओं के अनुपात में 85 पुरुष है। यानी कि 100 से अगर कम पुरुषों की संख्या है महिलाओं के अनुपात में, तो वहां पर जितनी ही कम संख्या होगी उतना ही लिंगानुपात उच्च माना जाएगा। इसी प्रकार यदि महिलाओं की संख्या 100 से जितनी अधिक है, वहां पर लिंगानुपात विश्व में उतना ही निम्न माना जाएगा। तो सबसे निम्न लिंगानुपात यानी लोवेस्ट जो सेक्स रेशियो है वो यूएई में है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात नामक देश में है, जहां पर यह संख्या 100 महिलाओं के अनुपात में 311 पुरुष हैं। इस प्रकार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो देश है वो यूएई है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो केरल है, और हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, और राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है राजस्थान का, उसका नाम है डूंगरपुर। जनसंख्या संगठन के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर अब हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि की। अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि प्राकृतिक लाभ महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है। तो ये क्या है? महिलाओं को प्राकृतिक रूप से जैविक लाभ प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं। अर्थात स्त्रियां अधिक स्थितिस्थापक होती हैं, और ऐसे में उनकी जो औसत आयु है वो बढ़ जाती है। लेकिन उनको सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार उनको सामाजिक हानि भी होती है। तो जो प्राकृतिक लाभ उनको प्राप्त होता है जैविक दृष्टि से, वो प्राकृतिक लाभ सामाजिक भेदभाव की भेंट चढ़ जाता है। और अब हम आगे चर्चा करेंगे आयु संरचना की। आयु संरचना किसी भी देश की जनसंख्या की कार्यशीलता को दर्शाता है। एक देश में या एक समाज में विभिन्न आयु वर्गों के लोग निवास करते हैं। उनमें हम 3 वर्गों में इन्हें विभाजित कर सकते हैं। 0 से 14 वर्ष की आयु के लोग, और 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग, और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग। तो इस प्रकार 3 प्रमुख आयु वर्ग हमारे सामने उपस्थित होते हैं। उनको हम पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक आश्रित और दूसरा है क्रियाशील। आश्रित जो वर्ग होता है उनमें 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है, और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के वृद्धजनों को शामिल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो नागरिक होते हैं, ये एक तरह से जो युवा और क्रियाशील जनसंख्या होती है उनके ऊपर आश्रित होते हैं, इसलिए इनको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि जिन देशों में आश्रित जनसंख्या अधिक है उन देशों का विकास धीरे धीरे कम होता जाता है। जिन देशों में क्रियाशील जनसंख्या अधिक है उन देशों के विकास की संभावना अधिक होती है, और क्रियाशील जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष की आयु के युवाओं को शामिल किया जाता है। यह क्रियाशील जनसंख्या उत्पादन के विभिन्न कार्यों में लगी होती है। इस प्रकार जिन देशों में युवाओं की संख्या अधिक होती है
उन देशों के विकास की संभावनाएं भी उतनी अधिक होती हैं। तो भारत की जो जनसंख्या है उसमें युवा जनसंख्या 65% है, इसीलिए भारत को एक युवा देश माना जाता है और भारत के भविष्य में अधिक विकास की संभावनाएं हैं। अब हम देखते हैं कि जो आयु संरचना है उनको हम आयु लिंग पिरामिड के माध्यम से दर्शाते हैं। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है? आयु लिंग पिरामिड एक ज्यामितीय आकृति है जिसमें हम जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को, जनसंख्या को हम आयु के अनुसार दर्शाते हैं। तो आयु लिंग पिरामिड में हम स्त्री और पुरुषों की जनसंख्या को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के द्वारा दर्शाते हैं और उससे हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इन आयु लिंग पिरामिडों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है विस्तारित जनसंख्या, दूसरा जो भाग है वो है स्थिर जनसंख्या और तीसरा जो भाग है वो है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। तो विस्तारित जनसंख्या पिरामिड की चर्चा करते हैं। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड में एक तरफ एज ग्रुप या आयु समूह होता है, जैसे 0 से 4 वर्ष, 15 से 19 वर्ष और 85 वर्ष से ऊपर। तो जो वर्टिकल लाइन होती है उस पर हम आयु समूह को दर्शाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्षैतिज लाइन, उस पर हम कुल जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8% इस तरह से। और यहाँ पर इसको हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक तरफ यहाँ पर मेल है यानी पुरुष और इस तरफ लाइन के हैं फीमेल यानी स्त्रियां। तो इस प्रकार विस्तारित जनसंख्या का जो पिरामिड है उसकी विशेषता ये है कि इसका आधार जो होता है वो विस्तृत होता है और जैसे जैसे हम शीर्ष की ओर बढ़ते हैं तो इसका जो शीर्ष है वो संकीर्ण हो जाता है। तो ऐसा जनसंख्या पिरामिड आयु लिंग पिरामिड जिसका आधार विस्तृत हो और सने सने उसका शीर्ष जो है वो संकीर्ण हो, ऐसा पिरामिड विस्तारित जनसंख्या की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और इस प्रकार का पिरामिड नाइजीरिया का पिरामिड है। तो हम पिरामिड को देख करके उस देश की जनसंख्या की स्थिति को बता सकते हैं। दूसरा जो, और इसकी एक विशेषता ये भी है कि इस प्रकार की जो दशा होती है वहाँ पर उच्च जन्म दर पाई जाती है, यानी जिन देशों में उच्च जन्म दर पाई जाती है उन देशों के आयु लिंग पिरामिड विस्तारित आयु लिंग पिरामिड जैसे होते हैं। दूसरा जो हमारा प्रमुख पिरामिड है वो है स्थिर जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड। स्थिर जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड है, इसमें जो आधार होता है वो अपेक्षाकृत संकीर्ण होता है और बीच में से जो इसकी आकृति होती है वो उभरी हुई होती है और इसका शीर्ष सुंडाकार होता है। तो इस प्रकार का जो पिरामिड होता है, जो घंटी के आकार का होता है, यह पिरामिड जन्म दर और मृत्यु दर के बराबर होने को सूचित करता है। अर्थात ऐसे देश जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होती है वहाँ पर इस प्रकार के पिरामिड का निर्माण होता है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसका सबसे उत्तम उदाहरण माना गया है। इसके बाद हम आते हैं, तीसरा जो प्रमुख पिरामिड है वो है ह्रासमान जनसंख्या आयु लिंग पिरामिड। तो यह पिरामिड है, इसकी आकृति से ही हमें पता चल रहा है कि यह एक प्रकार से पत्ते की आकृति का, पीपल या पान के पत्ते की आकृति का है। इसका जो आधार होता है वो बहुत ही संकीर्ण होता है। तो आधार जो है वो इसका संकीर्ण होता है और धीरे धीरे मध्य में इसकी मोटाई बढ़ती जाती है और इसके बाद में इसका शीर्ष पुनः संकीर्ण हो जाता है और यह सुंडाकार होता है। और इस प्रकार की आकृति हमें दर्शाती है कि ऐसे देशों में जन्म दर बहुत ही कम होती है तो मृत्यु दर भी अत्यधिक निम्न होती है। तो इस प्रकार जिन देशों में निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर पाई जाती है उन देशों में इस प्रकार के पिरामिड का निर्माण होता है। और
ऐसे जो पिरामिड हैं वो वृद्धि दर जो होती है इनमें वो ऋणात्मक होती है, जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक या शून्य होती है। और जापान इस प्रकार के पिरामिड का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रकार जो आयु संरचना है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास की और सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी देश में ग्रामीण या नगरीय जनसंख्या का अनुपात उस देश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को व्यक्त करता है। तो ग्रामीण और नगरीय संगठन में हम समझेंगे कि किसी देश में ग्रामीण जनसंख्या का अधिक होना उसके आदिम अवस्था में होने और विकास की प्रारंभिक अवस्था में होने का सूचक है, जबकि नगरीय जनसंख्या या नगरों का अधिक विकास होना उसके विकास की अग्रिम पंक्ति में होने का सूचक माना जाता है। तो आधुनिक समाजों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होना विकास का एक प्रमुख कारक माना गया है। तो देखिए जो ग्रामीण और नगरीय संगठन है उसमें हम देखते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र जो है वो तकनीकी और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्रियाओं में संलग्न होकर के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। तो देशों के उदाहरण से हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात में भी अंतर पाया जाता है। जैसे ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो जिम्बाब्वे में कम पाया जाता है। जिम्बाब्वे एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है जहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो नगरीय लिंगानुपात की तुलना में कम पाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नगरीय क्षेत्रों में अधिक शिक्षा का विस्तार हुआ है और लोगों में अधिक जागरूकता आई है। इसी प्रकार अगर हम देखें कनाडा में, तो कनाडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लिंगानुपात उच्च पाया जाता है। तो इस प्रकार हमें एक अनुमान लगाने में सहायता मिलती है कि किस प्रकार से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र जो हैं वो सामाजिक संरचना को व्यक्त करते हैं। अब देखिए हम किन क्षेत्रों को ग्रामीण मानेंगे और किन क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र मानेंगे। तो इनको हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं और गैर प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन क्षेत्रों को हम ग्रामीण क्षेत्र मानते हैं। जी हाँ, प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कृषि करना, खनन करना, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि को हम प्राथमिक क्रियाओं में शामिल करते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्र उन क्षेत्रों को मानते हैं जिन क्षेत्रों में गैर प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं प्रमुख रूप से होती हैं। और गैर प्राथमिक जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इन क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योग शामिल किए जाते हैं। व्यापार, परिवहन, संचार, शोध आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय अनुपात हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में 68.8% जनसंख्या आज भी ग्रामीण है और भारत में 31.2% जनसंख्या नगरीय है। तो भारत में धीरे धीरे नगरीय जनसंख्या का विकास हो रहा है। अब इसी क्रम में दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है साक्षरता। साक्षरता किसी भी समाज के शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। साक्षरता किसी भी समाज में शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करता है। साक्षरता क्या है? किसी भी जनसंख्या में नागरिकों के द्वारा किसी भी भाषा को पढ़ना या लिखना उसकी क्षमता को हम साक्षरता कहते हैं। और जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों के संख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता के लिए हम 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षरता की गणना में शामिल करते हैं। तो साक्षरता जो है वो समाज के विकास और जागरूकता के स्तर को प्रदर्शित करता है। साक्षरता में हम देखते हैं कि विश्व में कुछ देशों में बहुत उच्च साक्षरता या 100% साक्षरता दर पाई जाती है। जैसे सिंगापुर है, जापान है या कुछ यूरोपीय देश हैं जिनमें साक्षरता का प्रतिशत
उच्च मिलता है और उन उच्च साक्षर देशों का विकास का स्तर भी उच्च पाया जाता है, वहाँ का मानव विकास सूचकांक भी बहुत उच्च मिलता है। दूसरी तरफ कुछ देश जिनका साक्षरता का जो स्तर है वो बहुत निम्न होता है, वहाँ पर विकास का स्तर भी बहुत निम्न पाया गया है तथा वहाँ की सामाजिक संरचना जो है वो सामाजिक व्यवस्था भी बहुत ही निम्न प्रकार की पाई गई है। इस प्रकार साक्षरता जो है वो किसी भी देश के विकास को सूचित करता है। शिक्षित और प्रशिक्षित नागरिक ही देश को विकास की श्रेणी में आगे ले जाने में सफल होते हैं। इसी श्रेणी में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक संरचना। तो व्यावसायिक संरचना से तात्पर्य है कि किसी भी देश या समाज के लोग किन किन प्रकार के व्यवसायों में जुड़े हुए हैं, महिलाएं और पुरुष किन व्यवसायों में अधिक संख्या में संलग्न हैं तथा किसी देश में किस प्रकार के व्यवसाय में किस उम्र के लोग अधिक संलग्न पाए गए हैं। तो व्यवसायों को हम यहाँ पर 4 भागों में विभाजित करते हैं: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय होते हैं वो कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन आदि क्रियाओं को शामिल करते हैं और कार्यशील जनसंख्या जो कि 15 से 59 वर्ष तक होती है वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में प्रमुख रूप से संलग्न होती है, हालांकि वो अन्य आर्थिक क्रियाओं में भी संलग्न रहती है। द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में विनिर्माण को शामिल करते हैं जिनमें उद्योग आदि शामिल किए जाते हैं। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में व्यापार, परिवहन और संचार गतिविधियों को शामिल किया जाता है। चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में वैचारिक विकास को शामिल किया जाता है जिसमें शोधकर्ता आदि शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार व्यावसायिक संरचना किसी देश के विकास के स्तर को इंगित करता है। जिस देशों में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में लोगों की संख्या अधिक लगी होती है उससे ये पता चलता है कि उस देश के पास तकनीकी क्षमता का अभाव है तथा वह विकास की प्राथमिक श्रेणी में है तथा प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में अधिक संख्या में लोग लगे होने का तात्पर्य ये है कि वो लोग प्राकृतिक पर्यावरण का अधिक दोहन कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन कर रहे हैं जिससे प्राकृतिक पर्यावरण को भी नुकसान हो सकता है। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाओं में जिन देशों में लोग अधिक संख्या में लगे हैं इससे पता चलता है कि उन लोगों या उन देशों के विकास का स्तर उच्च श्रेणी का है और उनके पास अच्छी तकनीकें हैं। तो इस प्रकार व्यावसायिक संरचना भी किसी भी देश के विकास का एक प्रतिबिंब माना जाता है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण पाठ में जनसंख्या संगठन में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं आई हैं वो इस प्रकार हैं कि जनसंख्या संगठन में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का समायोजन किया जाता है जिनमें आयु, लिंग, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या और उनकी व्यावसायिक संरचना को शामिल करते हैं। और आयु लिंग जो पिरामिड है वो हमें विभिन्न देशों के सांस्कृतिक पहलुओं के साथ साथ देशों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताते हैं। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि यह पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।